महिमा जो कि विधवा थी, हाल ही में उसके पति विनोद की एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। महिमा दिखने में काफी सुंदर थी, तो वहीं दूसरी तरफ महिमा की जेठानी नेहा जो कि बहुत ही काली थी। नेहा एक अमीर घर की बेटी थी जो कि खूब सारा दान दहेज लेकर आई थी और उसे इसी बात का बहुत अहंकार था। एक सुबह महिमा जो कि नेहा के पति मोहन का लंच पैक कर रही थी, तो वहीं नेहा बड़े ही आराम से सो रही थी। ये सब देखकर उनकी सास विमला आ जाती है और नेहा को जगाते हुए उससे बोलती है, नेहा बहू, सुबह हो चुकी है, तू अपनी कोई जिम्मेदारी समझती है भी या नहीं? महिमा बहू तेरे पति का लंच बना रही है, बल्कि ये काम तेरा है ना कि उसका। माँ जी, भले ही मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन घर में आराम करने के लिए आई हूँ मैं। आज तक मैंने अपने घर में एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया और आप कह रहे हैं कि मैं अपने पति के लिए लंच बनाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि सुबह सुबह अच्छी बातें बोलनी चाहिए, लेकिन तू मुझे मजबूर कर रही है कि मैं ऐसे शब्द बोलूं तेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी। जैसे तेरा रंग है ना, वैसा ही तेरा ढंग है। शादी तूने की है मोहन के साथ, ना कि महिमा ने। बेचारी दिन रात अकेले ही घर का सारा काम करती रहती है। हाँ तो ठीक है ना माँ जी, आप एक काम करो, महिमा कहाँ है, आप उसे बता दिया करो, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता तो आपको उसी की लगी रहती है ना। मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। मेरी आंखें जब कोई गलत चीज देखती है तो मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। महिमा की जगह अगर तू होती तो मैं तेरा भी साइड लेती। तुम दोनों मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुम दोनों के साथ अगर गलत होगा कुछ भी तो मैं जरूर बोलूंगी। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे ये सब। आपका हो गया तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ यहाँ से। इतना सारा दहेज यहाँ पर इसीलिए लेकर आई हूँ मैं, ताकि मैं आराम करूँ, या फिर आपकी खरी खोटी सुनने के लिए लाई हूँ? हाँ, हमने तेरे बाप से दान दहेज नहीं मांगा था, और दान दहेज तो इसलिए दिया है तेरे बाप ने क्योंकि तेरा रंग इतना काला है। तुझसे शादी करने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए तेरे बाप ने इतना दहेज दिया और लोगों का मुंह बंद हो सके। और हमने तो बहुत मना किया था कि हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तेरे माता पिता ने जबरदस्ती की ताकि ससुराल में उनकी बेटी को कोई कमी महसूस ना हो। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने पति मोहन के खूब सारे कपड़े महिमा को देते हुए उससे कहती है, महिमा, ये मोहन के कपड़े हैं, जरा इसे प्रेस कर देना, और हाँ, मेरा रूम भी ठीक कर देना। ठीक है दीदी, अभी थोड़ा सा काम है मेरे पास, वो करके मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूंगी और बाकी के जो भी काम है वो भी मैं कर दूंगी। तभी वहाँ विमला आती है और विमला नेहा से बोलती है, अरे नेहा, थोड़ी तो शर्म कर लिया कर। बेचारी अकेले क्या क्या काम करेगी। अरे कम से कम अपने पति का तो ख्याल रख लिया कर। उसके जो छोटे मोटे काम है वो खुद कर लिया कर। अरे माँ जी, महिमा का हमारे अलावा इस दुनिया में है ही कौन, और बेचारी विधवा है, इसका जीवन तो यूं ही कटेगा। जो जितना सेवा पानी करनी है कर लेने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप ही उसकी मदद कर दिया करो। विमला समझ जाती है कि नेहा से बहस करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक रात सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी मोहन महिमा से कहता है, महिमा, आज मेरे ऑफिस में सभी दोस्त ये कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे उनको खाने हैं। बहुत तारीफ करते हैं सब तुम्हारी। तो अगर पॉसिबल हो तो कल सुबह आलू के पराठे बना देना। बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाती हो तुम। पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं जरूर आलू के पराठे बनाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसे ही अगली सुबह महिमा मोहन के लिए आलू के पराठे बनाती है। थोड़ी देर बाद मोहन अपने कमरे से बाहर निकलता है और महिमा को अपने कपड़े दिखाते हुए उससे कहता है, वैसे महिमा, तुम्हारी चॉइस भी बहुत अच्छी है। तो बताओ ना, आज मैं ये वाले कपड़े पहन कर जाऊं या फिर ये वाले? आप एक काम करो, आज ही ब्लैक फॉर्मल ड्रेस पहन के चले जाओ, जो कि आपके ऊपर काफी सूट करेगी। थैंक यू सो मच। नेहा छुपकर मोहन और महिमा को देख ही रही थी। नेहा को ये सब देखकर महिमा से जलन होने लगती है और वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है इनका, ऐसा लग रहा है जैसे महिमा मेरी सौतन है। अब तो मेरे पति भी इसको ज्यादा ही सर आंखों पर बिठाने लगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मोहन धीरे धीरे महिमा की ओर आकर्षित हो जाएंगे। ऐसे ही शाम को विमला मोहन से कहती है, अरे मोहन बेटा, आज महिमा का जन्मदिन है और हमने कुछ भी तैयारी नहीं की। बेचारी इतना मेहनत करती है, आज के दिन तो कम से कम उसे स्पेशल फील करवाना चाहिए था हमें।
आप टेंशन क्यों लेती हो? मेरे होते हुए महिमा को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये बात सुनकर नेहा को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी मोहन उससे कहता है, और आज ना मैं महिमा को बाहर लेकर जा रहा हूँ खाना खिलाने के लिए। उसका बर्थडे है ना, तो आज से बहुत स्पेशल लगना चाहिए उसे। वो विधवा है और उसे बर्थडे बनाने का कोई हक नहीं। और एक बात और, तुम मेरे पति हो या उसके? मैं देख रही हूँ आजकल बहुत ही ज्यादा महिमा महिमा लगा रखा है तुमने। तुम्हें उसका बर्थडे याद है, उसको स्पेशल फील कराना है। ये याद है तुमने कि कुछ दिनों से मुझे टाइम देना तुमने बंद कर दिया है। भूल गए होगे कि तुम्हारी एक पत्नी भी इस घर में रहती है जिसके लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? सच में तुम मेरी पत्नी हो या फिर आज तुम्हें याद आ रहा है कि तुम मेरे पत्नी हो? मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम अमीर बाप की घमंडी और खूब सारा दान दहेज लेकर आई हुई एक बहू हो इस घर की। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। कहना ये चाहता हूँ, शादी के बाद से मेरी सारी जिम्मेदारियों को मेरी माँ ने उठाया है और महिमा के आने के बाद महिमा ने कभी तुम्हें कुछ भी करने नहीं दिया। तो तुम इस घर में किस लिए हो? और आज जब तुम्हें नजरअंदाज किया जा रहा है तो तुम्हें याद आ रहा है कि तुम इस घर की पत्नी हो। तुम्हारे प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अगर ऐसा है तो हमारे प्रति तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? तुम खुद सोचकर बताओ। देखो, बातें घुमाने का कोई मतलब नहीं है। साफ साफ बोल दो कि अब तुम्हें महिमा बहुत अच्छी लगने लगी है, तुम्हें उसके साथ रहना है। यही तो तुम्हारी घटिया सोच है। ये सब तो मेरा और माँ का एक प्लान था ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम इस घर की बहू जैसे महिमा है। ऐसे महिमा इस घर का सारा काम करती है, इस घर की सारी जिम्मेदारियों को समझती है, वैसे ही तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये सब सुनकर नेहा को एहसास होता है कि शायद वो गलत थी, जिसके बाद वो सभी से माफी मांगती है और अब से नेहा और महिमा दोनों मिलकर घर का सारा काम करती है और साथ ही नेहा मोहन की हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान खुद ही रखने लगती है। निधि जो कि हाल ही में गर्भवती हुई थी, पूरे घर में खुशियों का माहौल था। निधि भी बहुत खुश थी क्योंकि शादी के बहुत सालों बाद उसके जीवन में ये खुशी आई थी। उसकी सास कुसुम उससे कहती है, बहू, इन दिनों तुझे अपना खास ध्यान रखना है। भगवान ने बहुत सालों बाद हमें ये खुशखबरी दी है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी लापरवाही हो। तुझे अपना और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ध्यान रखना है। कल मैंने इसी खुशी में घर में एक छोटी सी पूजा रखवाई है। लेकिन माँ जी, पूजा कौन सी खुशी में रखी आपने? अरे बहू, भगवान ने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं दादी बनने वाली हूँ, तू माँ बनने वाली है। हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। हर व्यक्ति दुख में भगवान को याद करता है, सुख में सब कोई भूल जाते हैं। इसीलिए मैं इतनी बड़ी खुशी में भगवान के नाम पर एक छोटी सी पूजा करवाना चाहती हूँ। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन अभी तो घर का ऐसा बजट नहीं है कि आप घर में पूजा करवा पाओ। इन सब की चिंता तू बिल्कुल भी मत कर, मैं सब कुछ कर लूंगी। बस भगवान से यही दुआ है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कर। अपना ध्यान रख, बाकी का काम मैं निपटा लूंगी। कुसुम अकेले ही घर का सारा काम करती है और अगले दिन पूजा की सारी तैयारियां करने लगती है। आसपास के लोगों को भी पूजा में आने का न्योता दे देती है। सभी लोग पूजा में आना शुरू कर देते हैं। पूजा के बाद कुसुम सभी को मिठाइयाँ देते हुए अपने पड़ोस की औरतों से कहती है, ये लो बहन मिठाई, और मेरी बहू माँ बनने वाली है। इसी खुशी में मैंने पूजा रखवाई है और ये बात किसी को पता नहीं थी। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ बुलाकर इस तरीके से आप लोगों से ये खुशी जाहिर करना चाहती थी, बताना चाहती थी कि मेरी बहू माँ बनने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। इस दौरान तुम्हें अपनी बहू का खास ध्यान रखना है। भगवान ने बहुत समय बाद तुम्हें ये खुशी दी है, लेकिन खुशी खुशी में अपना बजट मत खराब कर लेना, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि हम लोग कितने गरीब हैं। ऊपर से इतना सारा ताम झाम कर रही हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे बोलने की? जो कुछ कर रही हूँ अपने पैसों के दम पे कर रही हूँ। भगवान ने भले ही कम पैसे दिए हैं, लेकिन अपनी सारी खुशियों को पूरा करूंगी मैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुसुम बड़े ही जोर शोर से अब अपनी बहू की गोद भराई करने की सोचती है और वो ये बात अपने बेटे विनोद से कहती है। बेटा विनोद, बहू का 8वां महीना लग चुका है और मैं सोच रही हूँ कि अब बहू की गोद भराई कर देनी चाहिए। बात तो सही है, मगर इतना बजट नहीं है माँ, और अभी निधि की डिलीवरी के समय भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। कैसे होगा सब कुछ? अरे तू चिंता मत कर, सब कुछ हो जाएगा। दोनों माँ बेटा निधि की गोद भराई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये बात निधि को पता लगती है तो वो विनोद और अपनी सास से कहती है,
माँ ये कैसी बातें कर रही हो? गोद भराई करने की क्या जरूरत है? डिलीवरी के समय में पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी और उस समय मेरे खान पान में भी बहुत बदलाव आएंगे, जिसके लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही बच्चे के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो अभी से आप पैसे बचा कर रखो, आगे जाकर काम आएंगे। तुझे किसी ने इस बारे में सोचने के लिए कहा है क्या? तू सिर्फ आराम कर, मैं सब कुछ कर लूंगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुसुम बड़े ही जोर शोर से अपनी बहू की गोद भराई करती है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब कुसुम का बजट और ज्यादा खराब हो जाता है। अब 1 रुपए के लिए भी वो मोहताज हो जाती है। बहू की डिलीवरी के समय भी नजदीक आ रहा था। ऐसे ही एक रात निधि को लेबर पेन उठता है। किसी तरह से कुसुम और विनोद दोनों उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ निधि एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है। ये देखकर कुसुम का मन उतर जाता है कि बेटी पैदा हुई है। उदास मन से हॉस्पिटल के बाहर बैठी थी, तभी वहाँ एक औरत आती है जो कि बहुत अमीर थी। वो कुसुम को देखकर उसे कहती है, क्या बात है, तुम्हारी बहू का बच्चा सही सलामत तो है ना? तुम बड़ी उदास नजर आ रही हो। सारे अरमान पर पानी फिर गया मेरे। मैंने सोचा था कि मेरा पोता होगा, लेकिन भगवान ने शायद खुशी मन से मुझे दादी बनाने का आशीर्वाद नहीं दिया। बेटी हुई है बेटी। अब इस गरीबी में बेटी नाम का बोझ कैसे झेलूंगी? भगवान ने कम से कम तुम्हें दादी बनने का सुख तो दिया। चाहे वो बेटी हो या बेटा, क्या फर्क पड़ता है? एक मेरी बहू है जिसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। इससे अच्छा तो यही होता कि मेरी बहू की बेटी भी मरी हुई पैदा होती। कम से कम इतना जो खर्चा किया था वो सब मुझे खलता नहीं। एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, तुम मुझे अपनी पोती दे दो ताकि मैं अपनी बहू को तुम्हारी पोती दे सकूं। क्योंकि हमारे घर में बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, बहुत मान सम्मान दिया जाता है और मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। तो जब जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दे दिया करूंगी। लेकिन मेरी बहू को पता है कि उसकी जो बेटी हुई है वो स्वस्थ है, फिर मैं कैसे तुम्हें उसकी बेटी दूंगी? सबको पता चल जाएगा। उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे बच्चा ला कर दे दो। बाकी तुम और हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो यही बात बोलेंगे कि कुछ समय बाद निधि का बच्चा मर गया। डॉक्टर को भी पैसे देकर मैं उनका मुंह बंद करा दूंगी। ये सुनकर कुसुम के मन में लालच आ जाता है। वह उस अमीर औरत को अपनी पोती देने के लिए हाँ कर देती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। निधि अभी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे बार बार अपनी बेटी का ख्याल आ रहा था। अचानक से उसके घर में खूब सारे पैसे भी आने लगे थे। ये देखकर निधि को भी बहुत हैरानी होती है कि आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। एक दिन कुसुम उस अमीर औरत से फोन पर बातें करती है और कहती है, देखो मुझे ना और पैसों की जरूरत है, थोड़ा और पैसे भिजवा दो। अभी तो तुम्हें पैसे दिए थे ना, बार बार तुम क्यों पैसे मांग रही हो? देखो तुमने मुझसे ये कहा था कि अगर मैं तुम्हें अपनी पोती दे दूंगी और जब जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तब तब तुम मुझे पैसे दोगी, और अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, मुझे मेरी पोती वापस कर दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। कुसुम की यह बात निधि और विनोद सुन लेते हैं। ये सब देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वो कुसुम से फोन छीनकर फोन में से उस अमीर औरत का नंबर निकालते हैं और किसी तरह से उस अमीर औरत के पास पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद निधि उस अमीर औरत से बहुत ज्यादा मिन्नत करती है और रोने लगती है। उस अमीर औरत को निधि पर दया आ जाती है और वो उसे उसका बच्चा वापस कर देती है। निधि अपना बच्चा लेकर घर आ जाती है, जिसके बाद विनोद और निधि दोनों कुसुम को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उससे अलग हो जाते हैं। कहानी से ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक समय में निधि को उसके बच्चे से कुसुम ने अलग किया था और अब कुसुम के बच्चे खुद उससे अलग हो गए। एक गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर नाक कटी हुई चुड़ैल बैठी होती है और अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है। काफी देर हो जाती है पर कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता, जिसके बाद चुड़ैल खुद से बोलती है, जब से मेरी नाक कटी है मेरी तो सूंघने की सारी शक्ति खत्म हो गई। उस इंसान को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जब मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी तब मैं भी उसकी नाक उसी तरह से काट दूंगी जिस तरह से उसने मेरी नाक काटी थी। तब वो भी शर्म से चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरेगा। चुड़ैल खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ गोपी नाम का एक व्यक्ति आता है। जैसे ही वो चुड़ैल गोपी को देखती है जोर जोर से हंसने लगती है और जिस पेड़ पर वो चुड़ैल बैठी होती है उस पेड़ को हिलाने लगती है।
ये सब देखकर गोपी बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए खुद से बोलता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। हे भगवान बजरंगबली, मेरी इस चुड़ैल से रक्षा कर, नहीं तो ये अपनी तरह मुझे भी कटी नाक वाली बना देगी। गोपी को डरा सहमा देख चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उससे बोलती है, ले सुन ली भगवान ने तेरी, अब मैं तेरा खून नहीं करूंगी, सिर्फ तेरी नाक काटूंगी। आज मुझे किसी को मारने का दिल नहीं कर रहा, अब तो बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम सभी गांव वाले मेरी तरह बन जाओ, कटी नाक। अरे चुड़ैल बहन, तुम मेरी नाक लेकर क्या करोगी? प्लीज मुझे और मेरी नाक को छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तेरी नाक के साथ साथ तेरी गर्दन भी काट डालूंगी। चुड़ैल की बातें सुनकर गोपी को कुछ समझ नहीं आता और वो धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगता है। यह देखकर चुड़ैल को बहुत मजा आता है और वो गोपी की नाक काट देती है। जैसे ही वो गोपी की नाक काटती है, गोपी अपने हाथों से अपनी नाक को पकड़कर वहां से भाग जाता है और गांव में पहुंच जाता है। गांव पहुंचकर गोपी सभी गांव वालों से बोलता है, अरे गांव वालों, उस चुड़ैल ने तो अब दिन दहाड़े हम लोगों की नाक काटनी शुरू कर दी है और तुम सब अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे क्या? उस चुड़ैल के खिलाफ कोई कदम उठाओगे या नहीं, या बस उसी की तरह अपनी कटी नाक लेकर घूमोगे? तभी वहाँ गोपी की बीवी आ जाती है और अपने पति की कटी हुई नाक देखकर रोते हुए जोर जोर से सभी गांव वालों से बोलती है, अरे गांव वालों, इस चुड़ैल का आतंक तो अब बढ़ता ही जा रहा है। कल ही इसने लल्लू भाई की नाक काटी थी, उससे पहले उसने मीना बहन और आशा बहन की भी नाक काटी, आज तो इसने मेरे आदमी की ही नाक काट डाली और अब बहुत जल्द वो हम सभी गांव वालों की इसी तरह नाक काट देगी। हाँ गोपी की जोरू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सभी गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम सब सच में चाहते हो कि तुम्हारी नाक सही सलामत रहे तो तुम सब गांव वाले भूल कर भी अब उस रास्ते से मत जाना। अगर अब कोई भी उस रास्ते से गया तो वो चुड़ैल हम सबकी नाक इसी तरह काटती रहेगी। अब सभी गांव वाले इस बात से सहमत हो जाते हैं और उस रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं। परंतु कुछ दिनों तक जब कोई भी उस रास्ते से नहीं आता तो उस चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है। तो ये गांव वाले खुद को बहुत तेज समझते हैं, ये लोग खुद को मुझसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें क्या लगता है ये गांव वाले यहाँ नहीं आएंगे तो इनकी नाक बच जाएगी। मैं नाक काटने वाली चुड़ैल हूँ और इन गांव वालों की नाक काट कर ही रहूंगी। क्या हुआ अगर ये गांव वाले यहाँ नहीं आए, मैं तो खुद जा सकती हूँ उस गांव और आज इन्हें वार्निंग देकर आऊंगी। अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इनके घर में जाकर इनकी नाक काटूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गांव में जाती है और गांव में जाकर सभी गांव वालों को धमकी देते हुए कहती है, तुम सभी गांव वाले क्या समझते थे कि तुम उस रास्ते से नहीं आओगे तो क्या मैं तुम गांव वालों को छोड़ दूंगी? तुम सभी गांव वाले अपनी नाक को बचा लोगे? हाँ, मैं नाक काटने वाली चुड़ैल हूँ और मुझे तुम लोगों की नाक काटने में बहुत मजा आता है। आखिर उस दिन मेरे प्यार को ठुकराकर उसने भी मेरी नाक काट दी। फिर तुम सब गांव वालों ने मेरा इतना मजाक बनाया कि मुझे खुद खुशी करनी पड़ी। इस चीज का बदला तो मैं उस इंसान से लूंगी ही। साथ ही तुम सभी गांव वालों को भी इसी तरह नाक काट कर घुमाऊंगी। अगर कल से तुम लोग मेरे अड्डे पर नहीं आए तो मैं रात में तुम्हारे घर में आकर पहले तुम्हारी नाक काटूंगी, उसके बाद तुम्हारा गला। चुड़ैल गांव वालों को धमकी देकर वहां से चली जाती है। चुड़ैल जैसे ही वहां से जाती है सभी गांव वाले जमा होते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, अब हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अब हमारे घर में घुसकर हमारी नाक के साथ साथ हमारे गले भी काट देगी। अरे याद है तुम्हें, जब ये जिंदा थी तब ये एक बाबा के पास गई थी अपने प्रेम विवाह का प्रस्ताव लेकर, परंतु उसने इसके प्यार को ठुकरा दिया और इसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। तब इसकी और उस बाबा के बीच में कुछ कहा सुनी हुई थी और उस बाबा ने गुस्से में उसकी नाक काट दी थी। अब हमें इस चुड़ैल से वो बाबा ही बचा सकते हैं, नहीं तो ये हमारी नाक काट काट कर एक दिन शक्तिशाली हो जाएगी
और उस बाबा को खत्म कर देगी। और इसका आतंक इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इस गांव के बाद अपना शिकार किसी और गांव को बना लेगी। तुम सही बोल रही हो। तो चलो गांव वालों, बिना कोई देरी किए अब हम सबको अभी इसी वक्त उस बाबा के पास जाना चाहिए और उन्हें इस बारे में सब बताना चाहिए। सभी गांव वाले उस बाबा के पास जाते हैं और सारी बात उस बाबा को बताते हैं, जिसके बाद बाबा गांव वालों से बोलता है, तुम सभी गांव वाले चिंता मत करो। इस बार मैं जाऊंगा उस चुड़ैल के अड्डे पर और देखता हूँ कैसे वो मेरी नाक काटती है और मेरी जान लेती है। पिछली बार तो मैंने सिर्फ उसकी नाक काटकर उसे छोड़ दिया था, परंतु इस बार मैं उसे हमेशा के लिए ही खत्म कर दूंगा ताकि वो फिर किसी को परेशान ना कर सके। अब अगले ही दिन बाबा पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और चुड़ैल को आवाज देते हुए बोलते हैं, ले चुड़ैल, आ गया मैं खुद चलकर तेरे पास। अब काट सकती है मेरी नाक तो काट और ले ले अपना बदला। बाबा तेरे तो खून की मैं प्यासी हूँ। अगर उस दिन तूने मेरा विवाह प्रस्ताव ठुकराया ना होता तो आज मैं जिंदा होती और हम दोनों एक साथ जीवित होते, परंतु तूने उस दिन मेरी इज्जत की तरह मेरी नाक को भी काट दिया, इसीलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल बाबा को बांध देती है, परंतु बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके बालों में आग लग जाती है। आग लगते लगते वो आग चुड़ैल के पूरे शरीर को जला देती है और बाबा उस चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, तू पहले भी गलत कर रही थी और गलत थी और तू आज भी गलत कर रही है। निर्दोष लोगों की नाक काट रही है, उनकी जान ले रही है, इसलिए तुझे खत्म करना बहुत जरूरी था। इतना बोलकर बाबा चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देता है और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और कुछ ही समय में गायब हो जाती है। इस तरह से उस चुड़ैल का साया पूरे गांव से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।